Hello everyone, welcome to our platform that is Intelligent Kundan Gaurav Academy. Here I am going to introduce the topic that is different step in the process of nutrition in animals. That is part 2 of life processes. So 5 processes are there, okay? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, eatation. In the different that is a different step in the process of the nutrition in animals. ठीक है, तो ये 5 processes you must have to learn by heart. और मतलब लर्न नहीं करना है, बेसिकली आपको ये समझना है. तो लेट्स बिगिन विद इंजेक्शन. इंजेक्शन क्या होता है कि आप ऐसी तरीका जिसके थ्रू मतलब जिस बॉडी पार्ट के थ्रू आप फूड को एंटर करते हो उसको और इंजेस्ट करते हो अपने बॉडी के अंदर, उसे हम इंजेक्शन कहते हैं. ठीक है, और इंजेक्शन इज़ नेसेसरी क्योंकि आप अगर फूड इंजेस्ट नहीं करोगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो सर्टेन एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन. आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. When we put food into a mouth with hands, we are ingesting the food. ये ह्यूमन बींग्स में है कि हम अपना क्या करते हैं, खाना जो खाते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम हम हाथ में खाना लेते हैं और हाथ से ही मुंह में इंसर्ट करते हैं. तो वो एक वे ऑफ इंजेक्शन है, वो हमारे बॉडी के अंदर है, ह्यूमन बींग्स में है. दैट इज ऑल्सो इंजेक्शन. इंजेक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग. आई थिंक होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टुवर्ड्स डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है कि जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लोग इनटेक करते हैं. ठीक है, इंजेक्शन से. तो हम वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, और उससे वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हमारे सेल से, और उससे हम नेसेसरी एक्शंस और एनर्जी नहीं इनटेक कर सकते हैं, और नेसेसरी एक्शंस और बेसिक फंक्शंस अपने बॉडी के परफॉर्म नहीं कर सकते. तो डाइजेशन इज़ नेसेसरी. डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है उनको ब्रेक डाउन कर दे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, और जब वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट टू द बॉडी. वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में जब वो हो जाएंगे ब्रेक डाउन, ठीक है, तब वो हमारे बॉडी के लिए ईजिली डाइजेस्टेबल है. ठीक है, और डाइजेस्टेबल है, फिर उसको हम लोग अदर बॉडी सेल में भी पास कर सकते हैं. तो इट्स नॉन एज डाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? Digested food passes through the intestinal wall into the blood streaming called absorption. जो intestinal wall से है वहाँ पे फूड हमारा एब्जॉर्ब्ड होता है और वो हमारे फिर ब्लड में पास आउट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है? In which the absorbed food is taken in the body or cell and used energy growth and repair is called एसिमिलेशन. स्ट्रीम में फूड जो जाकर इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब फूड को कौन यूटिलाइज कर सकता है? बॉडी सेल को यूटिलाइज कर सकता है. वो अपने बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूटिलाइज कर सकता है. इट इज़ नोन एज एसिमिलेशन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ईजेशन. ईजेशन इज सिंपली नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द undigested food is removed from the body parts is called ingestion. Like हम लोग जो खाना खाते हैं, जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें पूरे पार्ट तो सॉल्युबल डाइजेस्ट भी नहीं हो सकते. ठीक है, लाइक सॉल्युबल मैंने बोला कि वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं और वो डाइजेस्ट भी नहीं हो सकते हैं. तो अब वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते तो वो अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स वेस्टेज है हमारे बॉडी के लिए. उसको ना बॉडी सेल यूटिलाइज कर सकती है, तो वो हमारे बॉडी को और ख़राब कर रहा होता है. जैसे अनडाइजेस्टेड फूड को अगर हम ना निकालें तो वो हमारे बॉडी को ख़राब कर रहा होता है, बैड सेल्स जनरेट कर रहा होता है. तो जब ईजेशन इज़ नेसेसरी प्रोसेस टू एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एंड इट इज़ द वेरी नेसेसरी प्रोसेस एंड इट मस्ट हैव टू अंडरटेक. ओके, तो ईजेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट. बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको निकालना हम क्या कहते हैं, उसको ईजेशन. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. जो हम लोग फीसेस निकालते हैं when we go to toilet is known as ejection. I think it's clear to you.
Nutrition in simple animals. Amoeba and parameciums are very simple animals. Why it is a simple animals? Because it consists of only one cell or single cell, you can say, and because of the single cell, it is known as unicellular animals. Okay, और यूनिसेलुलर एनिमल्स कहा जाता है तो जितने भी प्रोसेस होंगे वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. ना न्यूट्रिशन इन एमेबा. जो एमेबा का न्यूट्रिशन होता है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स है, अभी आई हैड डिस्कस. तो इट इज होलोजोइक. होलोजोइक मीन्स इंजेशन, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay. Process of obtaining food is phagocytosis. Phagocytosis, phago means food और phago means eat. ठीक है, और cytosis मतलब cell. तो cell feeding. ठीक है, process of cell feeding. Phagocytosis is cell feeding. ठीक है. Process of nutrition intake in amoeba. देन न्यूट्रिशन इनटेक कैसे करता है, अभी मैंने बताया होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक है. तो एमोएबा के पास कोई भी माउथ या फिक्स्ड प्लेस नहीं है इंजेक्शन के लिए. देन एमोएबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया. ठीक है, और ये स्यूडोपोडिया से कैसे इंजेस्ट करता है फूड पार्टिकल को. इट परफॉर्म टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया. स्यूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मतलब फीट. तो फॉल्स फीड से क्या करता है, वो फूड को इनगल्फ करता है अपने अंदर, और जैसे ही वो फूड को अंदर इनगल्फ करता है तो वहाँ पे जो सराउंडिंग वाटर है उसके साथ वो फूड को इनगल्फ करेगा. तो वहाँ पे एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है इनसाइड द एमेबा. मतलब उस फूड वैक्यूल को हम लोग कहते हैं टेम्पररी स्टमक ऑफ एमेबा. ठीक है, अब डाइजेशन है सेम. जैसे एमेबा के में ये कोई ऑर्गन नहीं था तो डाइजेशन कहाँ होगा इसका. अब तो इसमें जो डाइजेशन हो रहा है वो एक ही चीज़ अभी तक फॉर्म हुई है, और वो फॉर्म क्या हुई है, फूड वैक्यूल. तो फूड वैक्यूल में होता है इसका डाइजेशन बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम. और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, और वो ब्रेक कर देते हैं उसको, और वो ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल में और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शंस. द डाइजेशन इन एमोएबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल ड्यू टू विच द फूड डिस्क्लोज और फूड बिकम सॉल्यूबल. ठीक है, जैसे कि एमोएबा में जैसे ही डाइजेशन हुआ तो डाइजेशन कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर, और फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम. जो साइटोप्लाज्म होता है, जो उसके सराउंडिंग में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर आते हैं और उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में. और जब वो सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, तो वो यूटिलाइज के लिए कंफर्टेबल होता है जो फूड ब्रेक डाउन हो गया तो. और जो फूड वैक्यूल होता है तब वो डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, और वो जो फूड वैक्यूल होता है वो खत्म हो जाता है, जो टेम्पररी फूड वैक्यूल और टेम्पररी स्टमक था. ठीक है, एब्जॉर्प्शन. नाउ कमिंग टूवर्ड्स, नहीं पहले आप फोटो में यहाँ पे पिक्चर्स में देख लो. लाइक इंजेक्शन स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड वैक्यूल बनाए. ठीक है, फूड इंसर्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे फूड वैक्यूल बनाए, फिर जो एंजाइम है वो एंटर करा फूड वैक्यूल में, फिर डाइजेस्ट हो गया फूड और डिफ्यूज आउट हो गया, फिर एमोएबा. ये आगे के स्टेप है. एब्जॉर्प्शन. नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एमोएबा में. तो जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो फूड वैक्यूल में होते हैं, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं सेल्स के डिफ्यूजन के थ्रू. मतलब सेल्स डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन, क्योंकि एक ही सेल है तो ज़्यादा सेल्स को ज़रूरत नहीं पड़ेगी एब्जॉर्प्शन की. जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें हर सेल को रिक्वायरमेंट होती, ठीक है, फूड की. बट यहाँ पे सिर्फ एक सेल है तो यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो डायरेक्टली किसके थ्रू हो जाता है, डिफ्यूजन के. एमोएबा फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ एमोएबा is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cell by diffusion.
तो इट्स क्लियर ना कि जैसे कि जो भी फूड वैक्यूल हैं एमोएबा के, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और एमोएबा कंसिस्ट ओनली वन सेल्स. इट डज नॉट रिक्वायर ब्लड सिस्टम फॉर द डाइजेस्टेड फूड. हमारे पास ब्लड सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, बट एमोएबा के पास वो भी नहीं है. The digested food just spread out from the food vacuole into the whole amoeba cell. फूड वैक्यूल से सारी जगह खुद ही स्प्रेड हो जाता है, ठीक है. और उसके बाद जो वो फूड वैक्यूल होता है वो डिसअपियर हो जाता है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. एसिमिलेशन. एसिमिलेशन एमोएबा में कैसे होता है कि जो भी पार्ट ऑब्टेन्ड कर रहे हैं एनर्जी, वो यूटिलाइज किस में होता है, रेस्पिरेशन में. और द रिमेनिंग एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ एमोएबा सेल, मतलब उसके ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होता है. दस ऑन एसिमुलेटिंग फूड एमोएबा ग्रो इन साइज. लाइक जैसे जैसे फूड एसिमुलेट होते जाता है एमोएबा में, वो अपने साइज में ग्रोथ दिखने लगता है. एमोएबा कैन प्रोड्यूस और डिवाइड बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल. मतलब इसमें भी ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट ये अपनी रिप्रोडक्शन शो कर सकती है. लाइक मैंने आपको 2 डॉटर सेल में डिवाइड करके ये आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. ईजेशन. तो एमोएबा में जैसे कोई फिक्स्ड प्लेस माउथ नहीं होता है फॉर द इंजेशन प्रोसेस, तो ईजेशन के लिए भी कोई भी एनस या फिर कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है जिससे कि वो अपने डाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकाल सके अपने बॉडी के अंदर से. तो इसमें क्या करते हैं कि जब अनडाइजेस्टेड फूड निकालना होता है तो जितने भी कंसिडरेबल अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड द एमोएबा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो जो भी कलेक्ट होते हैं एमोएबा के अंदर, देन इट सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स. और जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो जाता है किसी भी प्लेस से, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बॉडी से एमोएबा के बाहर निकल जाते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू यू. इज ऑल्सो अ टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल्स. और ये रहते कहाँ हैं, वाटर में. और वाटर में रहते हैं तो जो इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सीलिया, ये क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल होता है उसको वाटर से निकाल कर अपने माउथ में रखते हैं, ठीक है. और द पैरामीशियम हैज थिन हेयर लाइक सीलिया कवर ऑल इट्स बॉडी. जितने भी इनके बॉडी पार्ट्स होती है उसमें इनका सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है. और ये पूरे बॉडी पार्ट को कवर करती है. सीलिया जब हम फूड इनगल्फ कर रहे होते हैं तो जो सीलिया होता है जो प्रेजेंट होता है फूड माउथ पार्ट के पास, वो क्या होता है तुरंत बैक में चला जाता है और फूड पार्टिकल इनगल्फ हो जाता है. उसके बाद फिर वो वापस सामने आ जाता है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. और जितने भी प्रोसेस थे इंजेशन से लेके ईजेशन तक, वो सेम प्रोसेस पैरामीशियम में भी फॉलो होते हैं. न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर एनिमल्स इन विच किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स और मल्टीसेल्युलर. फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीसेल्युलर एनिमल्स. जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप भी एक मल्टीसेल्युलर और एनिमल हो, मैं भी एक मल्टीसेल्युलर एनिमल हूँ, और वो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेल्युलर किसको कहते हैं, जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल हो. मल्टीसेल्युलर एनिमल्स तो हम लोग हैं ही, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स भी हैं. कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हम लोग में हर एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है. और अलग अलग चीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो जैसे कि हम मल्टीसेल्युलर हैं, ग्रास हॉपर, फिश एंड फ्रॉग भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि फ्रॉग में भी हर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज. प्रोसेस इन्वॉल्व बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. अब यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस ऑफ digestion of the nutrition, and by utilizing this from the absorption and assimilation is done by through the digestion process by using combination of digestive organs. Okay, एक लॉन्ग ट्यूब होता है हमारे अंदर जो माउथ से एनस तक लेके कवर अप हो रहा होता है, ठीक है.
और उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक कवर अप हो रहा होता है, कहते हैं ये हमारा हेल्प इसमें करता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। वो हमारा हो रहा होता है एलिमेंट्री कैनाल। ये स्पेलिंग गलत है, एलिमेंट्री कैनाल का स्पेलिंग होता है ALIMENTARY, तो वो सही कर लेना। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग टुवर्ड्स माउथ टू एनस, और ये हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के प्रोसेस में चल रहे होते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये मल्टी सेल्यूलर की बात। कमिंग टुवर्ड्स ह्यूमन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है, और ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द लार्ज इंटेस्टाइन, लाइक माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस से वो जो वेस्ट निकलते हैं वो अलग होता है। लेकिन हमारा जो न्यूट्रिशन का जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है, फिर जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये माउथ है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ के बाद ये ईसोफेगस है, फूड पाइप। ईसोफेगस से यहाँ जा रहा है स्टमक में, स्टमक के पास है, स्टमक से जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस, जो फीसेस होते हैं वो एनस से टॉयलेटरीज में आउट हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशन फ्लो इन ह्यूमन बीइंग्स, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन। हम जो ह्यूमन है उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम माउथ कहते हैं। तो हमारा जो इंजेक्शन होता है वो माउथ से होता है। प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग द फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंजेक्शन। और इंजेक्शन किससे हो रहा है, ये माउथ से हो रहा है, माउथ ऑर्गन से हो रहा है। और जैसे कि हम खुद फूड पार्टिकल को तोड़ते हैं और अपने हाथ के थ्रू अपने माउथ में डालते हैं, वो इंजेक्शन है। वो प्रोसेस है कि हम कैसे फूड को अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डाइजेशन। डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है हमारा माउथ से। क्यों? माउथ 3 चीज़ों से मिलकर बना है, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड एंड टंग। टीथ क्या करता है, जो हम फूड खाते हैं वो बहुत बड़ा और इनसॉल्युबल होता है, तो वो उसको पहले तोड़ता है, ग्राइंड करता है और च्यू करता है। फिर सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा से क्रीट करती है। तो जब वो सलाइवा से क्रीट करती है तो वो वेट करता है उस फूड को, ताकि वो जल्दी से वेट होने के कारण फूड जल्दी डाइजेस्ट हो सकते हैं। ओके, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दैट सलाइवा। तो ये जो है वो इन लोग के प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे टीथ क्या कर रहा है, वो फिजिकल डाइजेशन कर रहा है फूड का, और जो सलाइवा है वो सिक्रीट करता है सलाइवरी अमाइलेज, और थ्रू सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च का जो होता है वो डाइजेशन होता है फूड का। 30% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं माउथ में with the help of salivary amylase, that is the enzyme present in saliva. तो इसलिए जो डाइजेशन है वो सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू सलाइवा में प्रेजेंट जो एंजाइम होता है उसके थ्रू जो हमारा जो 30% हो जाता है, तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम केमिकल डाइजेशन। तो फिजिकल डाइजेशन बाय टीथ एंड केमिकल डाइजेशन बाय सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवा, ठीक है। ठीक है, ईसोफेगस जो होता है वो हमारा फूड पाइप होता है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वो करता है जब यहाँ पे फूड ग्राइंड और ऑलरेडी मिक्स हो जाता है और सलाइवा की डाइजेशन हो जाती है, तो वो फूड पार्टिकल मूव कहाँ करता है, ईसोफेगस से के थ्रू स्टमक में, और इस प्रोसेस के थ्रू वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वो करता है। जब फूड अंदर जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो करता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो करता है कि जल्दी से फूड हमारा माउथ से स्टमक में चला जाए। स्टमक क्या, नाउ कमिंग टुवर्ड्स स्टमक। स्टमक जो होता है वो J-shaped ऑर्गन होता है और वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टमक कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में,
जो भी हम फूड पास आउट होता है माउथ से लेकर स्टमक में, तो वो स्टमक में 3 आवर्स तक स्टोर होता है। तो उस पीरियड के दौरान वो अपने फूड को ब्रेक कर रहा होता है, किसमें, सेमी सॉलिड पेस्ट में, ठीक है। और सेमी सॉलिड पेस्ट में वो ब्रेकआउट करते रहता है, तो उसका मिनिमम आवर जो होता है वो 3 आवर्स तक हमारा फूड किसमें स्टोर होता है, स्टमक में। और उस दौरान वहाँ पे जो डाइजेशन हो रही होती है वो कैसे होती है कि स्टमक में 3 ट्यूबुलर जस्ट ऑफ 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल, ठीक है। तो जब 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो ये ग्लैंड्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हेल्प करता है, वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक के अंदर क्रिएट करता है, और उसके क्रिएशन के वजह से जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। और पेप्सिन तभी एक्ट करता है जब एनवायरनमेंट क्या हो, एसिडिक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ही प्रेजेंस में पेप्सिन किसको तोड़ सकता, मतलब पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है और ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर जस्ट कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और क्या फंक्शन करता है, जो बैक्टीरिया होता है स्टमक के अंदर वो उसको किल करता है, ठीक है। उसके बाद कमिंग टुवर्ड्स द पेप्सिन, वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स म्यूकस, म्यूकस जो है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक का खुद का सिक्रीशन है उससे बचाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो वो इरोजन करेगा इनर वॉल का, और जब इरोजन हो जाएगा तो वहाँ पे अल्सर होने के चांसेस हैं स्टमक में, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। तो उस तरीके से स्टमक हेल्प करता है डाइजेशन में। एंड आफ्टर दैट जब वो सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टमक क्या करता है, उसको पास कर देता है जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वो कैसे पास आउट होता है, उसके लिए हमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट करने के लिए एक स्पेशल स्फिंक्टर, मतलब स्फिंक्टर मसल जो है वो हेल्प करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड को डालने के लिए, वो हेल्प करती है, रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। आई होप इट्स क्लियर टू यू। डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। क्यों है, क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉइल फॉर्म में होता है, अगर वो कॉइल फॉर्म में नहीं होता, वाई इट इज इन कॉइल फॉर्म, अगर वो कॉइल फॉर्म में नहीं रहता तो आज मैक्सिमम हाइट हमारी इतनी नहीं होती, वो खुद 6.5 मीटर है। तो हम लोग कितने ज़्यादा हाइटेड होते, यू कैन इमेजिन कि अगर वो कॉइल्ड फॉर्म में ना होकर स्ट्रेट फॉर्म में होता, इसलिए उसको कॉइल्ड फॉर्म में बनाया गया है। और 6.5 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट मैन, ओके। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, इट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वेरी नैरो। ये बहुत लॉन्ग है, ठीक है, बट ऑल्दो इट इज लॉन्ग, इसको स्मॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नैरो है। नैरो क्यों है, क्योंकि इसको अरेंज किया गया है किसमें, कॉइल्ड फॉर्म में। देखो लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफर करते रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लाइक जो मीट या फ्लेश खाते हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटू सा होता है क्योंकि उनको उतने डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है कंपेरेटिव टू जो सेल्यूलोज ईटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज होती है कंपेरेटिव टू जो फ्लैश खाते हैं और मीट खाते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे एक्ट करता है डाइजेशन में, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको तोड़ता है, ठीक है। कैसे, वो अभी हम लोग देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 2 सिक्रीशन को रिसीव करता है, सिक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है उसको रिसीव करता है, और वो 2 ग्लैंड के सिक्रीशन को रिसीव करता है, जैसे कि लिवर और पैनक्रियास। लिवर क्या सिक्रीट करती है, बाइल। बाइल जो होता है वो ग्रीनिश येलोइश कलर का होता है,
और वो कहाँ बनता है, लिवर में, और वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, और यू कैन कॉल्ड इज गैल ब्लैडर, ठीक है। बाइल जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है और ये सॉल्ट कंटेन करता है जो कि हेल्प करता है इमल्सिफाई ऑफ फैट। जो लिपिड को इमल्सिफाई करने के लिए ज़रूरत होता है वो सॉल्ट्स बाइल में प्रेजेंट होता है। बाइल कितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, 2। ही मेक्स द एसिडिक फूड, जो हमारा फूड होता है वो एसिडिक होता है, जो हमारा कहाँ से आ रहा होता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको वो किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइल जूस अल्कलाइन में। क्यों अल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो उस पर एक्ट कर सके, ठीक है। फिर बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं फैट को भी प्रेजेंट होते हैं फूड में, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, और मेकिंग इट इजी दैट फॉर्म ऑफ एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम, और वो उसको एंजाइम्स के एक्शन से इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। जो होता है वो एक लार्ज ग्लैंड होता है जो कि पैरेलली लाई करता है और स्टमक के नीचे होता है, beneath the stomach, ओके। Pancreas secretes pancreatic juice which is also called as digestive enzyme। पैनक्रियास जो क्या होता है वो पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से जूस सिक्रीट करता है वो है अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज में अमाइलेज क्या करता है, वो जो स्टार्च है उसका ब्रेक डाउन करता है। देन कमिंग टुवर्ड्स ट्रिप्सिन, अमाइलेज है वो स्टार्च का रिडक्शन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का रिडक्शन करता है, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट करता है लाइपेज को। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, जो एंजाइम लाइपेज है वो ब्रेक किसको करता है, एमल्सिफाइड फैट को। टुवर्ड्स द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन द ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो क्या कंटेन करता है, इंटेस्टाइनल जूस, और वो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को किसमें, अमाइनो एसिड्स में, और फैट्स को है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन को तोड़ता है अमाइनो एसिड्स में, एसिड एंड ग्लिसरॉल, और ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको कन्वर्ट करता है, जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है उनको सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए। केमिकल डाइजेशन को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के थ्रू एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एब्जॉर्प्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब फूड होते हैं उसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड हो रहे होते हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, तो एब्जॉर्ब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, ब्लड में, थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो वो हर जगह स्प्रेड आउट हो जाता है वो ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन में। और जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो मेन रीज़न कौन सा होता है, कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो रहा होता है। और जो इनर सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें ना मिलियंस ऑफ टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको कहते हैं विलाई। और जो विलाई का जो प्रेजेंस होता है इनर वॉल्स में करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है उसको लार्ज कर देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और जब लार्ज सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ईजिली एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं फूड का, और जो ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली ब्लड में जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो कि प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कमिंग टुवर्ड्स एसिमिलेशन, अब जो ब्लड जो डाइजेस्टेड फूड को कैरी कर गया, ठीक है, और वो जो डिजॉल्व हो गया हर पार्ट में, बॉडी पार्ट में, अब वो कहाँ यूज़ होगा, ठीक है, तो वो हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। और जो एसिमिलेटेड फूड होता है वो बॉडी सेल्स ही यूज़ करती है, वो एनर्जी ऑब्टेन करती है उस फूड के थ्रू। और एनर्जी, जैसे कि मैंने प्रीवियसली स्टार्ट करने से पहले ही वीडियो में बताया था कि हर एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं।
उसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो ये एनर्जी जो भी रिलीज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और द एसिमिलेशन ऑफ फूड का ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये यूज़ होता है। और जितना एनर्जी बचता है और जो भी एनर्जी हमारी बच जाती है, जो भी फूड हमारा यूटिलाइज नहीं होता है, वो स्टोर हो जाता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है फूड हमारा, जो भी बचा हुआ रहता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और उसको हम ग्लाइकोजन भी बोल सकते हैं। और जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो हम लोग बाद में जो भी फंक्शंस या नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ईटेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, उसको वाइडर ट्यूब से पास आउट कहाँ कर देती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जब वो फूड इंटेस्टाइन में आ गई तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड आ जाती है तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे भी क्वाइट लार्ज है ट्यूब है, तो वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा वाटर और सम मिनरल्स दे एब्जॉर्ब फ्रॉम दैट अनडाइजेस्टेड फूड। और जैसे ही जो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है विलाई के हेल्प से, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म बन जाता है। और वो क्या करता है, जब सॉलिड फॉर्म बन जाता है तो वो स्टोर कहाँ होता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पास आउट कर देती है रेक्टम को, और वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। फूड कुछ देर के लिए वो कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। और रेक्टम में स्टोर होने के बाद जब हम टॉयलेट में जाते हैं या फिर जब हमें अर्ज आता है फॉर गोइंग टू वॉशरूम, जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है, और उसे हम फीसेस और स्टूल भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीसेस इज कॉल्ड ईजेशन और डिफिकेशन। और जो हम लोग फीसेस निकालते हैं और एक्सपेल आउट करते हैं, उसे हम लोग फीसेस निकालते हैं, उसको ईजेशन या डिफिकेशन कहते हैं। जो फीसेस को कंट्रोल करते हैं वो एनल स्फिंक्टर होते हैं। वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल जो भी है वो आप आगे पढ़ोगे ठीक है इन हायर स्टडीज। तो यहीं तक आपको ये समझना था कि कैसे न्यूट्रिशन फ्लो होता है ह्यूमन बीइंग में। जैसे मैंने आपको बताया ईजेशन, तो ईजेशन इज नेसेसरी बिकॉज कि पूरा फूड कोई इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। पूरे फूड को डाइजेशन बहुत हेक्टिक होता है, तो कुछ पार्ट तो अनडाइजेस्टेड होंगे ही, इसलिए ईजेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल आवर बॉडी पार्ट्स। कमिंग टुवर्ड्स द डेंटल कैरियर्स, तो हमारा जो डेथ होता है उसका जो आउटर पार्ट होता है, जो भी है वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इनामल है। और इनामल क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, और ये हार्डेस्ट बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट होता है इनामल। ठीक है, और इनामल के अंदर जो पार्ट होता है वो डेंटाइन होता है, और डेंटाइन जो है क्या होता है, जस्ट सिमिलर टू बोन। ठीक है, और उसके नीचे जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। और पल्प कैविटी किस चीज़ से बना होता है, नर्व और ब्लड वेसल से। होल और कैविटीज प्रेजेंट है, ये क्यों होती है, क्योंकि जो एक्शन होता है एसिड, जो बैक्टीरिया का एक्शन होता है, और जो वो एक्शन से एसिड फॉर्म करती है, और जो हमारे इम्प्रॉपर डेंटल केयर होते हैं लाइक कि ब्रश नहीं करना और डेली 2 टाइम ब्रश नहीं करना, उससे यहाँ पे होल्स हो जाते हैं, कैविटीज हो जाती है, और इसे हम कहते हैं डेंटल कैरीज। ठीक है, और डेंटल कैरीज क्यों होती है, जब भी हम कोई सुगरी सब्सटेंस खाते हैं, ठीक है, या सुगरी फूड खाते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पे एक्ट करते हैं, ठीक है, उस शुगर पे, और वो रिलीज क्या करते हैं, एसिड। और एसिड क्या करता है कि जो वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट होता है उसको डिसॉल्व करता है। पहले वो कहाँ से डिसॉल्व करते हैं, इनामल से। उसके बाद जब इनामल
में वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो डेंटाइन पे एक्ट करता है, और फिर डेंटाइन में जो कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और जब होल्स क्रिएट होते हैं कैविटीज़ में तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं डिस्टेंस को, कहाँ से कहाँ तक, टूथ से लेके पल्प कैविटी तक। जो फॉर्मेशन हो जाता है कैविटीज़ का वो टूथ और पल्प कैविटी के डिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है, और उस रिडक्शन के वजह से जो हमें इरिटेशन होती है नर्व एंडिंग में, और उसके कारण हमें टिथ में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। अगर इसका प्रॉपर डेंटल केयर नहीं लिया गया, या फिर आप डेंटिस्ट से रेगुलर मिलने नहीं जाते हो, या फिर अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन और इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आप मतलब एक देखा होगा आपने, बहुत लोगों को येलोइश टेथ या फिर फूड लेयर जमे रहते हैं, स्टिकी रहते हैं फूड पार्टिकल्स। जो भी डेंटल प्लेक होता है, अगर उसको क्लीन नहीं किया गया, वो डेंटल प्लेक है जो भी गंदगी प्रेजेंट होती है, तो अगर उसको क्लीन नहीं किया गया तो वो लेयर बाय लेयर बनती जाएगी, तो उस पर जो सलाइवा है वो भी एक्ट नहीं कर सकता है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो टिथ है उसमें प्रॉब्लम होती है, होल्स होने लगते हैं, और फिर हमारे टिथ में बहुत सीवियर पेन होने लगता है। एज ऑफ लाइक कि बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरे को टिथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या मेरे को कैविटीज़ हो गई है। वो क्यों होती है कि वो इम्प्रॉपर ब्रशिंग और या फिर वो कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं, कि डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, या फिर 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं। और इनका एक और रीज़न होता है, जैसे आप जानते होंगे कि बहुत लोगों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो चॉकलेट दिन में खाना ठीक है, लेकिन जब आप रात को ब्रश करने के बाद भी चॉकलेट खाते हो तो रात भर हमारा कोई एक्टिविटी होता नहीं है। जो भी दांत में प्रेजेंट होता है, जो भी हम चॉकलेट खाए सुगरी सब्सटेंस, उस पर हमारा जो एसिड है, जो बैक्टीरिया है, वो एसिड क्रिएट करते रहते हैं, और एसिड क्रिएट करते रहते तो क्या हो जाता है, वहाँ पे धीरे धीरे ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी आदत नहीं जाती है तो वहाँ पे होल्स होने लगते हैं, तो इस लीड टू कैविटीज, और वहाँ पे इरिटेशन, दर्द फिर ऐसे शुरू होने लगता है। तो एट द टाइम ऑफ दैट कि बहुत जगह पे होल्स को ट्रीट करने के लिए RCT होता है, ठीक है, और बहुत जगह पे उसको क्लीन नहीं किया जाता है, वहाँ पे दांत को बाहर निकाला जाता है, दांत को उखाड़ना पड़ता है इन सीवियर केसेस। तो ये था डेंटल कैरीज। तो माई रिकमेंडेशन इज दैट कि क्लीन योर टीथ 2 twice daily to avoid these type of stains in your teeth. Now coming towards what is written beside the formation of small cavity or holes in teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care, as explained. If the teeth are not cleaned regularly, they become covered with a sticky yellowish layer of food particle, and bacteria cell called dental plaque. Now I want to suggest you something कि मैं ये 10th class का जो भी वीडियो है, after 19th I start working on that. I will focus on your exam, that is pre-boards, and after that you have other exams like boards, ठीक है, so I will focus on that, ठीक है। और कोई भी queries या doubt हो, you can comment me on comment section. Have a nice day.